आज का दिन करुणा जी के जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी की अर्थी के पास बैठी करुणा देवी जी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अपनी इकलौती बेटी के इस दुनिया से चले जाने का दुख उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अभी 2 साल पहले ही तो उन्होंने अपनी बेटी को शादी के जोड़े में विदा किया था और आज वह उसे सफ़ेद कफन में देख रही थी। अपनी नवजात बच्ची को रोते हुए छोड़कर प्रेरणा इस दुनिया से जा चुकी थी। सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो प्रेरणा इस दुनिया से चली गई। यह बात करुणा जी को समझ में नहीं आ रही थी। प्रेरणा भी उन्हें कुछ नहीं बताती थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से उन्होंने प्रेरणा को अंतिम विदाई दी। नवजात नंदिनी को छोड़कर प्रेरणा तो चली गई, परंतु नंदिनी की परवरिश कैसे होगी, करुणा जी को यही चिंता खाए जा रही थी। और आज नंदिनी को गोद में लेकर उनका दिल बहुत तड़प रहा था। नंदिनी के कारण करुणा जी को प्रेरणा की ससुराल में रुकना पड़ा। एक दिन वह नंदिनी को सुलाकर नहाने के लिए चली गई। उनके जाते ही नंदिनी उठ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। करुणा जी जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आई, परंतु उन्होंने देखा कि नंदिनी रो रो कर बेहाल हो गई, परंतु किसी ने भी उसे उठाकर चुप नहीं कराया। करुणा जी ने आकर गोद में लेकर उसे चुप कराया। यह सब देखकर करुणा जी को नंदिनी के भविष्य की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी थी। अब उन्होंने नंदिनी को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया, क्योंकि उनकी बेटी की किसी को ज़रूरत नहीं थी। नवजात नंदिनी को रोते देखकर किसी ने भी उसे गोद में उठाना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वह यह देखकर बहुत हैरान थी कि उनकी बेटी को इस दुनिया से गए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और उनके दामाद विकास की शादी की बातें भी होने लगी हैं। यह सब देखकर उनका हृदय इतना आहत हो गया कि वह उसी वक्त नंदिनी को लेकर अपने घर आ गई। नंदिनी को लेकर करुणा जी को घर आए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि नंदिनी के पिता ने भी एक बार उसका हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा। नंदिनी की माँ प्रेरणा तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन पिता भी ना होने के बराबर ही था। प्रेरणा के जाने का दुख तो सिर्फ उसके मायके वालों को ही था। विकास के जीवन में उसके जाने से कोई कमी नहीं हुई थी। वह तो दूसरी शादी करने के चक्कर में लग गया था। अब नंदिनी के माता पिता उसके नाना नानी ही थे। नंदिनी की नानी करुणा जी उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। नंदिनी 2 साल की हो गई, परंतु उसके पिता ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि प्रेरणा के देहांत के 2 महीने बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी और प्रेरणा की जगह उसकी दूसरी पत्नी वसुधा ने ले ली थी। विकास चाहता तो नंदिनी को माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकता था, परंतु माँ के जाने के बाद पिता भी पराया हो गया। करुणा जी के 2 बच्चे थे, बेटी प्रेरणा और बेटा रमन। करुणा जी ने अपने बेटे और प्रेरणा के छोटे भाई रमन की शादी कर दी। उसकी पत्नी सविता वैसे तो ठीक थी, परंतु नंदिनी को वह पसंद नहीं करती थी। उसे नंदिनी एक बोझ की तरह लगती थी। 3 साल के अंदर सविता ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। सविता नंदिनी का कोई भी काम नहीं करती थी, उसका सारा काम उसकी नानी ही करती थी। सविता बस अपने पति और बच्चों में ही मगन रहती थी, जबकि नंदिनी के मामा रमन अपनी भांजी को बहुत लाड़ प्यार करते थे, जो कि सविता को पसंद नहीं आता था। रमन चाहता था कि अपनी बहन की आखिरी निशानी नंदिनी को वह बहुत खुश रखे, उसे कभी कोई कमी ना हो, उसे अपनी माँ की याद कभी ना आए। वक्त बीत रहा था और नंदिनी 4 साल की हो गई थी। वह अक्सर अपने नाना नानी से अपने माँ और पापा के बारे में पूछती रहती थी। करुणा जी उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। एक दिन सविता ने खीर बनाई। वह अपने बच्चों को खीर खिला रही थी। नंदिनी को उसकी नानी ने भी कहा कि जा बेटा, तू भी खीर खा ले, अपनी मामी से ले ले। नंदिनी मामी के पास आई और उनसे खीर मांगने लगी, तो मामी ने उसे दिन खीर देने से मना कर दिया। वह वापस आ गई और अपनी नानी को आकर बता दिया कि मामी ने उसे खीर नहीं दी। इसी बात पर घर में हंगामा हो गया।
एक दिन उसके मामा मिठाई लेकर आए। सविता ने खुद और अपने बच्चों को खिला दी, पर नंदिनी को नहीं दी। नानी के पूछने पर मासूम नंदिनी ने यह बात उन्हें बता दी। तब भी घर में इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी हो गई और छोटी सी 7 साल की बच्ची नंदिनी इस लड़ाई से डर गई। उस दिन के बाद उसकी मामी ने उसके साथ कुछ भी किया, उसने अपनी नानी को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। इसके बाद सविता नंदिनी को अपना दुश्मन समझने लगी। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे सविता घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम नंदिनी से करवाने लगी थी। सविता अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी। नंदिनी ने अपना साथी किताबों को बना लिया था। घर का काम करने के बाद वो किताबें लेकर बैठ जाया करती थी और अपनी पढ़ाई करती रहती थी। नंदिनी अपनी नानी जी से अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी। उसने अपने पिता की अभी तक कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी, क्योंकि करुणा जी ने विकास की जितनी भी तस्वीर थी वह उठाकर रख दी थी। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब नंदिनी 12 साल की हो चुकी थी। अब वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी नानी की बातों को समझ सके। धीरे धीरे उसे अपने पिता के बारे में सारी बातें मालूम हो रही थी। अभी तक नंदिनी ने अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती थी। करुणा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह विकास से मिले। जिस इंसान ने उसकी कोई खबर नहीं ली, उस इंसान से वह नंदिनी को नहीं मिलवाना चाहती थी। इसी तरह 6 साल और बीत गए और नंदिनी ने घर का सारा काम करते हुए अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर ली। 12th में उसने फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे नंबर से पास किया। नंदिनी के नाना नानी और मामा बहुत खुश थे। करुणा जी ने नंदिनी से कहा, बेटा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो नंदिनी ने मासूमियत से कहा, क्या आप मुझे जो मैं चाहूँगी वही देंगी? तो नानी ने कहा कि बिल्कुल दूंगी, एक बार कह तो सही मेरा बच्चा। तो नंदिनी ने कहा कि वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती है। आज बहुत खुशी का मौका था, तो करुणा जी नंदिनी को इनकार नहीं कर पाई। नंदिनी को उसके नाना नानी ने माता पिता का प्यार दिया था, परंतु जब नंदिनी स्कूल में थी, उसकी सारी सहेलियों के माता पिता स्कूल आते देखती थी, तो उसे भी अपने माता पिता की याद आ जाती थी, जिन परिस्थितियों में नंदिनी की परवरिश हुई थी। नंदिनी बहुत शांत स्वभाव की हो गई थी। वह किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। अपनी माँ के बारे में तो नंदिनी सब कुछ जानती थी, परंतु पिता के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। करुणा जी ने उसे उसके पिता से मिलवाने के लिए हाँ कर दी थी और वह आज बहुत खुश थी। कल वह भी अपने पिता से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। नंदिनी के नाना राम स्वरूप जी ने तो वहाँ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वह तो यही चाहते थे कि नंदिनी वहाँ ना जाए, परंतु नंदिनी की जिद के आगे उन्होंने भी हाँ कर दी। नंदिनी अपने नानी करुणा जी के साथ अपने पिता के घर गई। 18 वर्ष बाद आज पहली बार नंदिनी अपने पिता के घर आई थी, लेकिन यह घर उसके लिए पराया था। घर के अंदर उसके लिए अपनेपन जैसा कुछ भी नहीं था और न घर के किसी भी सदस्य ने नंदिनी को पहले कभी देखा था। करुणा जी ने यहाँ से नंदिनी को लेकर गई, तब नंदिनी सिर्फ 1 महीने की थी। इतने समय बाद भला कौन पहचानता उसे, लेकिन करुणा जी को देखकर नंदिनी के पिता विकास और नंदिनी की दादी सुष्मिता जी सब कुछ समझ चुके थे। इस तरह आज करुणा जी के साथ नंदिनी को अचानक से देखकर वे लोग खुश होने के बजाय अचंभित हो गए और चिंतित भी। नंदिनी सब लोगों को देखकर बिना परिचय के ही पहचान चुकी थी। नंदिनी अपनी सौतेली माँ वसुधा को देखकर भी पहचान गई थी कि यह उसके पिता की दूसरी पत्नी है। लेकिन वसुधा के लिए नंदिनी और करुणा जी एक अजनबी थे, क्योंकि विकास ने वसुधा से यही बताया था कि प्रेरणा के साथ ही उसकी बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। लेकिन करुणा जी का इस तरह अचानक आ जाना सुष्मिता जी और विकास को रास नहीं आ रहा था। सुष्मिता जी समय की नज़ाकत को देखते हुए नंदिनी और करुणा जी को दूसरे कमरे में ले गई और पूछने लगी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या चाहती हैं आप यहाँ किस मकसद से आई हैं?
करुणा जी बात सुनकर गुस्से में भर उठी और उन्होंने गुस्से में कहा, एक बेटी को अपने पिता के घर आने में किस मकसद की ज़रूरत होती है? इतने सालों के बाद आपको अपनी पोती से मिलने में भी कोई मकसद दिखाई दे रहा है? ये तो सिर्फ अपने पिता से एक बार मिलना चाहती थी। मैं तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नंदिनी के प्रश्नों ने मुझे परेशान कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कम से कम उस पिता से एक बार उसकी बेटी को मिलवा दूँ, जिसने बेटी के होते हुए भी कभी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली, जिससे इसको भी तसल्ली हो जाए और फिर अपने पिता के बारे में और आप लोगों के बारे में मुझसे सवाल पूछना बंद कर दे। विकास भी करुणा जी की बातों को सुनकर कमरे में आ गया था और नंदिनी को अपलक देख रहा था। फिर अचानक से अपनी माँ से आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगा। शायद वह कुछ पूछना चाहता था कि यह नंदिनी को यहाँ लेकर क्यों आई हैं। करुणा जी के द्वारा तेज आवाज़ में बोलने के कारण वसुधा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसको तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास की बेटी जिंदा है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति और सास ने इतना बड़ा सच आखिर उससे क्यों छुपाया। वसुधा भी कमरे में आना चाह रही थी, परंतु विकास गुस्से में करुणा जी से बातें कर रहा था। वह वहीं दरवाजे के पास में रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। विकास कह रहा था, आखिर आप इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आई हैं? आप अपनी बेटी की गलती की सज़ा क्या मुझे देना चाहती हैं? यह मेरी बेटी नहीं है। किसी और के पाप को मैं कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। करुणा जी ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी बेटी को बेटी नहीं मानना है तो मत मानो, कम से कम मेरी बेटी पर इस तरह कीचड़ तो मत उछालो। गुस्से में उन्होंने विकास को चांटा मारना चाहा, लेकिन विकास ने उनके हाथ को पकड़कर नीचे झटक दिया। नंदिनी विकास की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसको तो इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था वह क्या जानने आई थी और उसे क्या पता लग रहा था। नानी के सामने ऐसी बातें बोलकर विकास ने नंदिनी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। अब नंदिनी को कुछ भी नहीं जानना था। नंदिनी ने जाने से पहले विकास से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आई थी और ना ही मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्या सच में आप मेरे पिता नहीं हैं? मैं सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहती थी, आपको एक बार देखना चाहती थी। मैं अपने उस जन्मदाता से मिलना चाहती थी जिसने मेरे पैदा होने के बाद एक बार भी मुझे पलटकर नहीं देखा। अगर आप मेरे पिता नहीं हैं तो क्या आप मेरे पिता का नाम मुझे बता सकते हैं? क्योंकि सच क्या है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर आप जानते हैं कि आप मेरे पिता नहीं हैं तो फिर आप यह भी जानते होंगे कि मेरे पिता कौन हैं। विकास गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि सुष्मिता जी ने उसे रोक दिया और सुष्मिता जी ने कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भला हम कैसे दे सकते हैं? यह तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती थी, परंतु यह बात तुम्हारी माँ के साथ ही इस दुनिया से चली गई। नंदिनी हैरानी से अपने पिता और अपनी दादी को देख रही थी। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसके अपने पिता ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह कैसी दुविधा थी उसके लिए जो उसके दिल को तोड़ रही थी। अपने किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं मिला, अपितु कई सारे सवालों ने उसके दिमाग में घेरा बना लिया। उधर विकास की पत्नी वसुधा भी सारी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। आज अचानक से उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसका उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वह इस बारे में किससे बात करे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माना कि विकास की पहली पत्नी दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी के होते हुए भी यह बताना कि उसकी बेटी भी अपनी माँ के साथ चल बसी, इन बातों से आज वसुधा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर विकास ने मुझसे झूठ क्यों कहा था। वसुधा मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर बस उसने जल्दी से कागज़ पर कुछ लिखकर अपने रुमाल में छुपा कर रख लिया। थोड़ी देर में नंदिनी और करुणा जी चली गई। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी कि तभी उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने पलटकर देखा तो विकास की पत्नी वसुधा थी।
वसुधा जल्दी से करुणा जी के पास आई और उनको वह कागज़ पकड़ाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। और यह कहकर वह जल्दी से पलटकर चली गई। करुणा जी को लगा कि शायद वसुधा उन्हें कुछ बताना चाहती है, तो उन्होंने भी चुपचाप कागज़ को अपने पास रख लिया। घर से थोड़ी दूर जाकर जब उन्होंने कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वो समझ गई कि वसुधा उनसे बात करना चाहती है। नंदिनी और करुणा जी बोझल कदमों से घर वापस आ गई। घर जाकर करुणा जी ने नंदिनी से कहा, बेटा तुम परेशान लग रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम विकास की बातों को सोचकर परेशान हो रही हो। क्या तुम्हें अपनी नानी पर विश्वास नहीं है? नंदिनी भावुक होकर अपनी नानी की गोद में सिर रखकर रोने लगी। आज उन्होंने नंदिनी को चुप होने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वह चाहती थी कि नंदिनी मन में कुछ भी दबाकर ना रखे, रोकर अपना मन हल्का कर ले। रो रोकर जब नंदिनी का मन हल्का हुआ तो उसने नानी से कहा, नानी जी, मैं इसलिए नहीं रोई कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि मैं उनकी बेटी क्यों हूँ। काश मैंने उस घर में जन्म नहीं लिया होता। मैं उनकी बेटी नहीं होती, किसी और की बेटी होती। काश यह जो उनका नाम पिता के रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वह नाम कोई और नाम होता। मुझे नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाएगी। करुणा जी को नंदिनी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लग रहा था कि विकास की बातों का उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ है। वो यह तो जानती थी कि नंदिनी को विकास की बातों पर विश्वास नहीं है, वह सच नहीं है जो विकास ने उससे कहा है, लेकिन फिर भी उसने पिता होकर इतना बड़ा झूठ बोला। इस बात से भला किस बेटी को दुख नहीं होगा? जब जन्म देने वाला पिता ही ऐसा है तो और किसी का क्या भरोसा। करुणा जी ने शाम के समय वसुधा के दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाया। करुणा जी और वसुधा ने बात करने के लिए अगले दिन मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि फ़ोन पर बात करना वसुधा को सही नहीं लग रहा था। अगले दिन करुणा जी नंदिनी को साथ लेकर वसुधा के बताए गए पते पर मिलने के लिए पहुंची। वसुधा उनका वहीं इंतज़ार कर रही थी। करुणा जी को देखकर वसुधा ने उन्हें नमस्ते कहा। करुणा जी ने भी उसे जवाब दिया। फिर करुणा जी ने वसुधा से पूछा, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? तो वसुधा ने कहा, जी मैं जानती हूँ आप प्रेरणा की माँ हैं। उस दिन जब आप घर पर आई थी तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन्हें मैं जानना चाहती थी। मैंने इसलिए आपको अपना नंबर दिया था। उस दिन मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया था कि प्रेरणा के साथ ही उसकी बेटी भी चल बसी थी। मैं इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं इतना उलझ गई थी कि विकास से कुछ भी पूछने से पहले मैं आपसे जानना चाहती थी कि सच क्या है। मैं जानती हूँ आपकी निजी बातों को जानने का मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन विकास की पत्नी होने के नाते मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मुझसे बहुत कुछ छुपाया गया है। वसुधा ने बहुत सारे सवाल करुणा जी से एक साथ पूछ डाले। करुणा जी ने जवाब देने से पहले वसुधा से पूछा कि क्या यह बात सही है कि तुमने विकास से प्रेम विवाह किया है? करुणा जी की बात सुनकर वसुधा ने हैरान होकर कहा, जी नहीं, मैंने विकास से प्रेम विवाह नहीं किया है। तो करुणा जी वसुधा का जवाब सुनकर चौंक गई। उन्होंने वसुधा से पूछा, तो फिर विकास से तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? जबकि मैंने तो यही सुना है कि तुम्हारा और विकास का प्रेम विवाह है। वसुधा कहने लगी, सिर्फ आप नहीं, सब लोगों को यही लगता है कि हमारा प्रेम विवाह हुआ है। दरअसल मेरे पापा और विकास के पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। मेरे पिता ऑफिस में विकास के सीनियर थे। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति नीलेश का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैं कभी दूसरे विवाह नहीं करना चाहती थी। नीलेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मैं उनकी यादों के सहारे अपना जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद मुझे तो पति का सुख मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को पिता का प्यार शायद नहीं मिल पाएगा। पापा ने कई बार मुझसे कोई अच्छा लड़का देखकर मेरा दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन मैं हर बार मना कर दिया करती थी।
एक दिन पापा को पता चला कि विकास की पत्नी और बेटी का देहांत हो गया है। कुछ समय बाद पापा को यह भी पता चला विकास की माँ उसकी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही है। हालांकि विकास दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन पापा ने मुझसे विकास से विवाह करने के बारे में कहा, या यूं कहें कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर मुझे विकास से शादी करने के लिए राज़ी कर लिया। पापा को विकास के स्वभाव काफ़ी पसंद था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता को डर था क्योंकि कुछ लोग उनकी जायदाद पर नज़र गड़ाए हुए थे। इसी कारण से उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। इस बात को सोचकर भी वह मेरे लिए अक्सर चिंतित हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए राज़ी कर ही लिया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर कभी ना कभी तो मुझे भी अकेलापन परेशान करने लगेगा। शायद मम्मी पापा की बातों का असर मुझ पर होने लगा था। लेकिन मेरी एक शर्त थी कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनना चाहती थी। विकास के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन मेरे बेटे की भविष्य के लिए यह ज़रूरी भी था। अगर विकास मेरी इस बात से सहमत होंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। मुझे तो यही लगा था कि विकास शायद मना ही करेंगे, लेकिन उनकी हाँ ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। कुछ समय बाद विकास मुझसे किए अपने वादे से मुकरने लगे। वह मुझसे अपने बच्चों की मांग करने लगे। जब मैंने विकास को उनका वादा याद दिलाया तो उनका कहना था कि उन्हें बच्चा इसलिए नहीं चाहिए कि वह अखिल को अपना बेटा नहीं मानते, बल्कि उनको अखिल का अकेलापन अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अगर बेटी हुई तो और भी अच्छी बात है। मेरी भी कहीं ना कहीं यह इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, और मैंने विकास की बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे भी विकास की बात अच्छी लगी। विकास में यह ख़ास बात है कि वे लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन जब विकास ने धोखे से अपनी पहचान के डॉक्टर से यह पता करवा लिया कि मेरा होने वाला बच्चा एक बेटी है, तो उसने दुनिया में आने से पहले ही उसे ख़त्म करवा दिया। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने विकास से सच्चाई जाननी चाहिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विकास की सोच इतनी छोटी है कि वह आज के समय में बेटी को सिर्फ एक बोझ मानता है। मैंने महसूस किया कि विकास जैसा अपने आप को दिखाते हैं वैसे वह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ आने लगा था कि विकास से मुझसे शादी सिर्फ मेरे पिता के पैसों की खातिर की है। तो मैंने विकास से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन पापा के बारे में सोचकर फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि मेरे पापा को पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था। जब उन्हें विकास की असलियत पता चलेगी तो वह यह बात शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी दूसरी शादी के टूटने के बाद लोग मुझे ही गलत समझते। इन सब बातों को सोचकर मैं चुप रह गई। उस दिन जब आप घर आए तो मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है, इसलिए मैंने आपसे मिलने का फ़ैसला कर लिया। करुणा जी ने पूछा, तो क्या तुमने इस बारे में विकास से कुछ भी नहीं पूछा? वसुधा ने जवाब दिया, उस दिन विकास का मूड आपके जाने के बाद ठीक नहीं था, इसलिए मैंने पूछना सही नहीं समझा। आज विकास को ऑफिस से काम से बाहर जाना पड़ गया, और वैसे भी वह मुझे सच कभी नहीं बताएगा। मुझे लगता है कि शायद नंदिनी का लड़की होना ही विकास को उसे अपनी बेटी ना मानने का एक कारण है। क्या मेरा सोचना ठीक है? इन्हीं बातों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। करुणा जी ने कहा, तुमने ठीक समझा, विकास को बेटियों से नफरत है। वसुधा ने कहा, तो फिर आपने विकास के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नंदिनी को उसका हक क्यों नहीं दिलाया? वसुधा करुणा जी से जानना चाहती थी। करुणा जी ने जवाब दिया कि रिश्ते कभी भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते हैं, और ना ही रिश्तों की कोई कीमत होती है, क्योंकि रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। लेकिन हर कोई इनकी अहमियत कहाँ समझ पाता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते नहीं, पैसा महत्वपूर्ण होता है। विकास भी उन्हीं लोगों में से एक है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। विकास जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें प्रेरणा ने समय रहते विकास के बारे में कुछ बताया होता तो विकास आज जेल में होता। वसुधा ने पूछा, क्या छुपाया था प्रेरणा ने आपसे? क्या मैं जान सकती हूँ? इस पर करुणा जी ने कहा, दरअसल प्रेरणा के रहते मुझे कभी उसकी और विकास की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, या शायद प्रेरणा ने चलने नहीं दिया।
अफसोस मैं भी कभी महसूस नहीं कर पाई अपनी बच्ची का दुख। बस जो दिखता था उसी पर विश्वास कर लिया और कहते कहते करुणा जी की आंखें भर आई और वह सारी बातों के लिए खुद को ही दोषी मानने लगी। वसुधा उनको समझाते हुए कहने लगी कि आप खुद को दोषी मत मानिए। जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपकी गलती भी क्या है, और अब बीती बातों को सोचकर परेशान होने से होगा भी क्या। अब तो आपको सिर्फ नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए। करुणा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नंदिनी के बारे में ही तो सोचकर हम चुप रह गए, क्योंकि विकास के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था, और वैसे भी अपनी बेटी को तो हम खो ही चुके थे। अब नंदिनी को हम नहीं खोना चाहते थे। और रही बात नंदिनी का हक दिलाने की, तो जिस इंसान ने इतने सालों में एक बार भी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली, भला उससे हक की क्या उम्मीद करना। उसकी नज़र में तो सिर्फ बेटी एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान से क्या हक की उम्मीद की जाएगी। उस दिन कितनी आसानी से उसने प्रेरणा के चरित्र पर कीचड़ उछाल दी थी, यह कहकर कि नंदिनी उसकी बेटी है ही नहीं। ऐसे पिता के होने से तो उसका ना होना ही अच्छा है। वसुधा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर डाली है कि नंदिनी विकास की बेटी है या नहीं, इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर करुणा जी ने कहा, यह बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब नंदिनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास उसका पिता है या नहीं। और अगर जांच कराने से पता चल भी गया तो कौन सा वह नंदिनी को अपनी बेटी मान ही लेगा। उसको तो यही लगेगा कि हम लोग पैसों की खातिर यह सब कर रहे हैं। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, छीनने से नहीं। जोर ज़बरदस्ती करके सिर्फ रिश्तों का नाम मिलता है, उनका प्यार कभी नहीं मिलता। और अब तो नंदिनी ने भी विकास से मिलने के बाद यही मान लिया है कि माँ के साथ साथ उसने पिता को भी बचपन में ही खो दिया था। नंदिनी ने वसुधा की तरफ देखते हुए कहा, नानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने उनसे मिलकर सच में ही बहुत बड़ी गलती की है। शायद मुझे उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। वसुधा ने कहा, नंदिनी, तुम्हें कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बताना। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ही, भले ही सौतेली हूँ। वसुधा की बात सुनकर नंदिनी भी कहने लगी, आप गलत मत समझिएगा। आपको माँ का दर्जा देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको माँ मानकर मेरा ना चाहते हुए भी उस इंसान से रिश्ता जुड़ जाएगा जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। वसुधा कुछ बोल नहीं पाई और कहने लगी, अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। ज़रूरत हुई तो हम फिर मिलेंगे। वसुधा को नंदिनी और करुणा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वसुधा, करुणा जी और नंदिनी तीनों ही अपने अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर नंदिनी ने आज किसी से कोई बात नहीं की, सीधे अपने कमरे में चली गई। नंदिनी काफ़ी समय तक यह बात सोचती रही, किसी लड़की होना या किसी पर बोझ बन जाना होता क्या है। सिर्फ लड़की होने के कारण कोई अपनी औलाद से मुंह मोड़ सकता है? कोई कैसे इतना निष्ठुर हो सकता है? नंदिनी के मन में यह सारी बातें बैठ सी गई थी। वह शांत रहने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाती। बरबसी उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती तो वो सोचती रहती, काश वह भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से चली गई होती। नंदिनी बचपन से ही ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। अपने दोस्तों के साथ तो वह खुश रहती थी, लेकिन किसी और के साथ अपने आप को वह जोड़ ही नहीं पाती थी। नाना नानी तो उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु अपनी मामी सविता की आंखों में वह बहुत खटकती थी। बचपन में तो नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, सब कुछ समझने लगी, तो उसे अब सब समझ में आ गया कि यहाँ वह सिर्फ एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। सविता मामी का व्यवहार उसके लिए बहुत रूखा था, फिर भी वो मामी को खुश रखने के लिए दिन रात लगी रहती थी। उसके मुंह से दो मीठे बोल सुनने की उम्मीद करती। जिस काम को करने का उसका मन भी नहीं होता था, वह काम भी मामी के कहने पर वह कर देती थी। नंदिनी अपनी नानी से सविता मामी की सारी बातें छुपा लेती थी, इसलिए सविता भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती थी और उस सारे काम नंदिनी से ही कराती थी। मामी की डांट में कभी कोई दयाभाव नहीं होता था। उसके लिए मामी की डांट सिर्फ मामी की भड़ास निकालने का साधन थी। डांट खाने के बाद कभी उसे प्यार के बोल सुनने को नहीं मिलते
और मामी जब उसे भला बुरा कहती तो वह यही दिखाती कि उसे बुरा नहीं लगा है और कमरे में जाकर घंटों रोती रहती। मामी ने तो उससे कभी ढंग से बात भी नहीं की। नाना नानी को सविता के अपने बच्चों में और नंदनी में भेदभाव साफ नज़र आता था, मगर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। नंदनी बहुत समझदार शांत स्वभाव की लड़की थी, कम हंसना कम बोलना, घर के हर कार्य में दक्ष, एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी। वो खूबसूरती में भी बेमिसाल थी, सुंदर इतनी कि कोई एक बार देख ले तो पलक झपकना ही भूल जाए। उसके चेहरे पर रहने वाली खामोशी ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। समय बीतता गया और नंदनी की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। हालांकि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन एक अच्छा रिश्ता मिलने के कारण और नाना राम स्वरूप जी ने अपनी उम्र को देखते हुए ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कल को हमें कुछ हो गया तो नंदनी के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। करुणा जी ने भी नंदनी से इस बारे में बात की और उसकी राय जानना चाही, तो नंदनी ने भी अपनी सहमति दे दी। वैसे भी नंदनी ने अपने नाना नानी की बात को कभी नहीं टाला था। नंदनी यह बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मामी सिर्फ एक ही बात से खुश हो सकती है, वह है नंदनी का इस घर से चले जाना। नंदनी की पढ़ाई और उसकी शादी पर होने वाले खर्च के कारण वह मामी की आंखों में चुभती थी, यह भी नंदनी अच्छी तरह से जानती थी। इन सभी कारणों के कारण नंदनी ने इच्छा ना होते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। वह अपने मामा मामी पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ समय बाद नन्नी को देखने लड़के के माता पिता, लड़का उदय और उसकी छोटी बहन शिखा आए। करुणा जी ने नन्नी के लिए बोतल ग्रीन कलर की गोल्डन बॉर्डर के साथ एक साड़ी तैयार कराई थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। नन्नी उसको पहनकर भला की खूबसूरत लग रही थी। नन्नी पर से नजरें ही नहीं हट पा रही थी। करुणा जी ने एक काला टीका नन्नी के कान के पीछे लगाकर कहा, मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। जब नंदनी को उदय के माता पिता और बहन ने देखा तो उन्हें नंदनी बहुत पसंद आई। नंदनी ने एक बार हल्की सी नज़र उठाकर लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। कौन था वो लड़का जो नंदनी को देखने आया था? यह जानने के लिए अगला पार्ट पढ़ना ना भूलें।